देखिए, नमस्कार बच्चों। आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। देखिए, आज जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था अभी, जो हमने स्टार्ट कर रखा है, वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। राजस्थान बोर्ड की अकॉर्डिंग जो यानी अभी सिलेबस चेंज होने वाला है, NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है 12th क्लास का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसमें आज मुख्यतः मैंने 3 टॉपिक उठाए हैं जो अपने जिसमें इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे। पहला, घर्षण विद्युत व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी मीडियम वाले बच्चे और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं टर्म्स इंग्लिश में भी इस्तेमाल करता हूँ। दूसरा है विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोपी। और तीसरा चालक और विद्युत रोधी। हम टॉपिक चल रहे हैं सिलेबस अकॉर्डिंग। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं कि एक्सप्लेनेशन ऑफ अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या कारण है, घर्षण विद्युत व्याख्या है क्या। तो देखो, जब भी मैंने पहले बात की थी तो हमने यही बात की थी कि जब भी हम दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है, वैसे दोनों में। तो उसी के व्याख्या पे एक डेफिनेशन दी गई है कि जब दो वस्तु परस्पर रगड़ी जाती है तो एक वस्तु के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में चले जाते हैं और एक वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी से वो धनावेशित, जबकि दूसरी वस्तु में वो इलेक्ट्रॉन अधिक होने से वो ऋणावेशित हो जाता है। यानी एक में तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, और दूसरे में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि। ये मेरे पास घर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है। अगर आप देखें तो कभी आपने किसी चीज़ को रगड़ा हो तो उस पर चार्ज आता है। मैं आपको इसका बहुत मोस्ट एग्जांपल अच्छा से देता हूँ जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ भी आएगा कि बॉडी चार्ज कैसा है और घर्षण के कारण ही क्यों है। आपने सर्दियों में देखा होगा, जैकेट पहनते हो या स्वेटर पहनते हो, तो पॉलिस्टर की कोई भी अगर आपकी जैकेट पहनी हुई है और सर्दी में आप उसको पहने रखते हो, जब उतारते हो तो कई बार चढ़ आवाज़ें आती है, यानी इट मीन्स वो चार्ज हुआ है। या आपने बचपन में खेल खेला होगा, कुर्सी है, उस कुर्सी के पास में आप बैठे हो और कुर्सी को एक बहुत ज़ोर की खींच के मारता है, और जब आप कोई अनदर पर्सन उसको जाके छूता है उस बंदे को, तो उसको करंट फील होता है, यानी चार्ज। और ये चार्ज किस कारण आया, विद्युत घर्षण के कारण आया, यानी घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ। तो इसी में निकल कर आया कि जो मेरे पास आवेश है यानी इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मास जो है वो कितना है। तो इलेक्ट्रॉन का मास हमारे पास निकल कर आता है 9, यानी मेरे पास में 9.1 गुना 10 की घात 31 kg मेरे पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इसके अनुसार अगर बात करूं तो कहता है इलेक्ट्रॉन के हटने पर द्रव्यमान घटता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से द्रव्यमान बढ़ता है। ये सैद्धांतिक रूप से सही है। मैं इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूंगा आपको कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास में कोई भी एक वस्तु है, उस पर अगर इलेक्ट्रॉन की, अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कमी आएगी, कमी आई, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी कम हुआ तो मेरे पास 9.1 यानी गुना 10 की घात 31 kg का मेरे पास भार कम भी तो हुआ। तो इसलिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन हटने पर द्रव्यमान घटता है, और अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो यानी मेरे पास द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। और ये सैद्धांतिक रूप से सही है, लेकिन ये बहुत अल्प है, क्योंकि हमारे पास देखो जरा, भार बहुत अल्प है, यानी बहुत छोटा, अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए ये सैद्धांतिक रूप में हमें दिखता नहीं, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप में सही है। इसी कमी वृद्धि बहुत अत्यंत अल्प होती है, लेकिन ये सैद्धांतिक रूप से हमारे पास क्या है, सही है। तो देखो, कुछ सारणी के अनुसार बात करते हैं कैसे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक धनावेश और यानी मेरे पास ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि कांच की जो छड़ थी उसको जब हमने रेशम से रगड़ा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, लेकिन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब उसके इलेक्ट्रॉन कहीं और गए, यानी वो धनावेशित हुआ, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, कमी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हुई है, वृद्धि हुई। इसी प्रकार से बिल्ली की खाल, हमने देखा था बिल्ली की खाल को जब एबोनॉइड छड़ से मैंने रगड़ा तो छड़ से रगड़ने पर उस पर क्या हुआ है, मेरे पास में वो बिल्ली की खाल पर तो पॉजिटिव चार्ज आया, और एबोनॉइड रॉड जो मेरे पास थी या एबोनस की जो छड़ थी उस पर ऋणात्मक आवेश आया। और ऐसे ये मेरे पास में और है ऊनी कपड़े पे भी प्लस चार्ज आता है, और रबड़ से रगड़ा जाता है तो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पर कहते हैं किसी कण का द्रव्यमान का व्यवहार आवेश जैसा नहीं होता, यानी कोई भी कण है उसका द्रव्यमान का जो व्यवहार है वो आवेश जैसा नहीं है, आवेश जैसे द्रव्यमान का व्यवहार हमें नहीं मिलता।
मैं इसकी और आगे बात करते हैं क्यों नहीं मिलता। चलो देखें, तो हम कहते हैं उच्च वेग पर अगर जब भी बात की जाती है, यानी किस पर, उच्च वेग पर, तो हम कहते हैं v अगर लगभग मेरे पास किसके बराबर आ जाए, c के, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ। यहाँ क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहा हूँ। और अगर किसी का वेग वेलोसिटी ऑफ लाइट के बिल्कुल बराबर आ जाए तो कण के द्रव्यमान मेरे पास क्या होगा, m बराबर में m नॉट अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर मास लेके चलते। यहाँ m नॉट उसका स्थिर मास है, यानी जब वो रेस्ट पर था, स्थिर अवस्था में उसका द्रव्यमान यहाँ पर है। जबकि आवेश के लिए ऐसा नहीं है। आवेश मेरे पास में पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होते हैं, ये हमने चर्चा की थी, लास्ट वीडियो में हमने बात की है। लेकिन द्रव्यमान केवल और केवल मेरे पास धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता। और कहता है आवेश जो है वो द्रव्यमान से बद्ध होता है, मतलब आवेश मेरे पास द्रव्यमान से बद्ध है, बाउंड है। और इसी के लिए कहता है कि द्रव्यमान बिना, अगर मेरे पास द्रव्यमान नहीं है तो आवेश का अस्तित्व भी नहीं है। मैं सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जरा आप देखो। इलेक्ट्रॉन का मेरे पास में वो 9.1 गुना 10 की घात माइनस 31 kg मेरे पास में ये द्रव्यमान है। अगर मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ही नहीं है तो आप आवेश कैसे बताओगे, ये बद्ध है। यानी इलेक्ट्रॉन का मेरे पास में आवेश भी तो लेके चल रहे हैं, वो कितना है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम मेरे पास उसके ऊपर आवेश भी है। तो यहाँ कहता है कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन या कोई भी आवेश है तो द्रव्यमान से बद्ध होगा। और कहता है द्रव्यमान बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, यानी कोई भी अगर आवेश है तो उसका द्रव्यमान होगा। लेकिन जबकि बिना आवेश, अगर किसी के ऊपर आवेश नहीं है तो उसका द्रव्यमान का अस्तित्व है, उसका द्रव्यमान का अस्तित्व है। अगर आवेश नहीं है तो भी, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, न्यूट्रॉन, एक एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो भी हमारे पास में आते हैं, मैं तो न्यूट्रॉन कह रहा हूँ। न्यूट्रॉन में देखो हमारे पास न्यूट्रॉन के लिए हम ये कहते हैं कि उसका जो मेरे पास में द्रव्यमान है वो 1.674 गुना 10 की घात माइनस 27 kg के आसपास मेरे पास उसका भार है। लेकिन इसके ऊपर आवेश क्या है मेरे पास में, जीरो है। क्या है, जीरो। जैसे जिन कणों का द्रव्यमान शून्य होता है वे कण जिनका आवेशित नहीं हो सकते, यानी जो आवेशित नहीं हो सकते उनके लिए हम ये कहते हैं कि उनका द्रव्यमान मेरे पास में क्या है, जिन कणों का द्रव्यमान शून्य होता है वे कण आवेशित नहीं हो सकते, आवेश का मान नहीं है। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे एक फोटोन है और एक न्यूट्रिनो है। ये बहुत हाई क्लास में हमारे पास फोटोन और न्यूट्रॉन आते हैं। तो हमारे पास फोटोन का रेस्ट मास 0, लेकिन ये डेफिनेशन इसी चीज़ को सिद्ध करती है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना एक नंबर के अंदर कि द्रव्य बिना आवेश अस्तित्व नहीं है, लेकिन आवेश बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। ये चीज़ हमारे पास में निकल कर आती है। और कहता है जिन कणों का द्रव्यमान शून्य होता है, यानी जिन कणों का द्रव्यमान अगर शून्य हो तो वे कण जिनका आवेशित नहीं हो सकता, वो आवेशित नहीं हो सकते। जैसे फोटोन है, फोटोन का द्रव्यमान शून्य है रेस्ट मास में, ठीक है, उनका आवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, न्यूट्रॉनों का आवेशन नहीं हो सकता। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल। अब आते हैं हमारी नेक्स्ट हेडिंग जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वो है विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोपी। मैं सीधी भाषा में बात करता हूँ, इलेक्ट्रोस्कोपी की आवश्यकता क्यों थी। कईयों के प्रैक्टिकल हुए या नहीं हुए 10th क्लास में, 10th क्लास में बेसिकली करवा दिया जाता है 9-10 में। तो हम ये कहते हैं कि वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए एक उपकरण बनाया गया था, कि ये पता करने के लिए कि भाई जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास में एक रोड है, इससे ये पता चलना चाहिए कि इस पर आवेश है कि नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये एक उपकरण की बनाया गया। और उपकरण बनाया कैसा गया, इसी के अंदर पूरा बात करता हूँ। एक इन्होंने क्या लिया हमारे पास में, यहाँ पर ये एक जो ब्राउन से दिख रहा है ये एक कांच का जार मान लिया और इसको एक कॉर्क से कर दिया और इसके बीच में एक धात्विक प्लेट यानी छड़ डाल दी और इसके दो कोने पर एक स्वर्ण मेरे पास में पत्ती डाल दी। गोल्ड अच्छा कंडक्टर है, चालक बहुत अच्छा है। और एक कांच का जार है और ये धात्विक छड़ है। अब इसने क्या किया, जब मेरे पास कोई एक आवेशित छड़ को लेकर आया मैं, यानी जिस पर मैंने मान लिया कि एक धन आवेश की छड़ को लेकर आया, मैं कांच की छड़ ले ली जिसको रगड़ने पर मैंने रगड़ दिया और जैसे इस
धात्विक के छड़ के ऊपर, यानी ये जो छड़ है के, ये एंड पर, यहाँ पर मैंने जैसे ही रगड़ा तो यहाँ देखा कि ये दोनों की दोनों मेरे पास क्या हो गई है, रिपेल हो गई, दूर हो गई, क्योंकि इससे आवेश कुछ चलकर प्लस का इन दोनों पर प्लस प्लस आवेश आ गया। तो ये सिद्ध हो गया कि समान आवेश अगर मेरे पास होंगे तो वो फैल जाती है, और अगर ये बहुत स्ट्रांग हो जाए तो ये और ज़्यादा फैल जाती है। लेकिन एक नोट करने वाली चीज़ और मिली। क्या मिली? कहता जब ये आवेश विपरीत प्रकृति के हो, मैंने कहा कि अब यहाँ पर मैंने आवेश करके छोड़ दिया, यानी अब इसके ऊपर कुछ आवेश है, अब यहाँ प्लस था, मैं ऋणात्मक लेकर आ रहा हूँ। क्या लेकर आया हूँ? ऋणात्मक। तो कहता है तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। अब ये मन में ख्याल आया, सर कैसे सिकुड़ गई, उसमें तो प्लस था। तो देखो जब ये गया तो इसके ऊपर प्लस आवेश भी था और ऋणात्मक आवेश भी था, दोनों आवेश इसके ऊपर परस्पर पत्तियों पर आए, और इस कारण से ये क्या होती हैं, सिकुड़ जाती है। लेकिन अगर मेरे पास में प्रेरण प्रभाव बल जो है, यानी प्रेरण प्रभाव बल प्रबल हो, बहुत स्ट्रांग हो, मतलब मेरे पास जो मैंने ये चार्ज जिसको इंड्यूस करने के लिए दिया गया है, प्रेरण प्रभाव बहुत अच्छा है, नेगेटिव लोड का आवेश मेरे पास बहुत अधिक हो, तो ये कहता है कि तो पत्तियां सिकुड़ने के बाद पुनः फैल जाती है, यानी थोड़ी देर तो सिकुड़ती हैं, उसके बाद तुम पुनः वापस वो क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ये था मेरे पास में इलेक्ट्रोस्कोपी विद्युत दर्शी, जिसका उपयोग हम इसमें कर रहे थे, और इसका मेन कारक ही था। कभी पूछा जाए एक नंबर में कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ इलेक्ट्रोस्कोप, तो हम सीधा सा कहते हैं कि वस्तु पर आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए विद्युतदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। यानी अपोजिट अगर मेरे पास चार्ज हो तो भी मैं पता कर सकता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास सेम चार्जेस हैं तो भी मैं पता कर सकता हूँ कि वास्तव में चार्ज है कि नहीं। और ये गोल्ड लीफ का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि बहुत लाइटली और अच्छे सेंसिटिव एक मेरे पास में क्या था, एक कंडक्टर यानी उपकरण में, यानी स्वर्ण पत्री मेरे पास में इस्तेमाल की जाती है। पदार्थ बहुत यानी सेंसिटिव है, जो तुरंत उसको महसूस करता है। अब आगे आते हैं, इसमें हमारी थर्ड हेडिंग क्या थी, मैंने पहले क्या कहा था कि घर्षण वाले में, दूसरा इलेक्ट्रोस्कोपी, और तीसरी मेरे पास जो हेडिंग आती है वो क्या थी, वो बात करेंगे हमारे पास में, वो था कंडक्टर और इंसुलेटर। लेकिन मैं उससे थोड़ा सा पहले एक पॉइंट लेकर आया हूँ, इम्पॉर्टेंट है। कहता है कि आवेश जो है, आवेश विद्युत क्षेत्र, यानी आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये कैसे? कहता है अगर मेरे पास कोई आवेश है, यानी ये क्या है, आवेश, धन आवेश मान लिया मैंने, और कहता है अगर उसका वेग 0 हो तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या करेगा, मेरे पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर यहीं पर v अगर नियत वेग से चल रहा हो, गतिशील हो, तो वो विद्युत व चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। और अगर वही आवेश को, अगर मैं v वेग जो अनियत है, यानी मैं ये कह रहा हूँ नियत नहीं है, इट नॉट टू बी इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वो कांस्टेंट नहीं है, यानी यहाँ बात कर रहा हूँ कि ये कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ, नॉट टू बी इक्वल टू कांस्टेंट, तो वो विद्युत चुंबकीय व ऊर्जा का उत्सर्जन भी साथ ही साथ कर चलता है। इसकी भी हम बहुत आगे डिटेल में आएगी। यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसका इस्तेमाल हमने कर लिया। थर्ड हेडिंग, चालक तथा मेरे पास विद्युत रोधी की बात कर रहा हूँ। विद्युत रोधी को हम यहाँ पर कुचालक भी कह सकते हैं, यानी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। और ये चालक मेरे पास क्या है, कंडक्टर कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है, तो इसको हम कह सकते हैं। तो जरा हम बात करते हैं पहले चालक, और इससे पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी पर आते हैं। यही तो समझना जरूरी है कि भाई क्या कारण है, चालक और कुचालक तो हम समझ लेंगे। तो कहते हैं देखो नाभिक के समीप, यानी ये मेरे पास में नाभिक है, और कहता है इस नाभिक के समीप स्थिर कक्षाओं में, यानी एक फिक्स मेरे पास ऑर्बिट है, ये कक्षाएं हैं ऑर्बिट, और इन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं, और नाभिक के कारण प्रबल विद्युत आकर्षण बल लगता है। और यहाँ क्या करते हैं कि ये मेरे पास इसमें और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में एक आकर्षण बल लगता है। क्या लग रहा है, एक प्रबल, मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है इनके बीच में।
और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, बद्ध है, यानी ये बंधे हुए हैं इस इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के साथ, यानी न्यूक्लियस के साथ में बाउंडेड है। बट जैसे जैसे ये डिस्टेंस यहाँ से मैं कह रहा हूँ दूर होती जाती है, कक्षाओं का साइज बढ़ता जाता है, तो दूर होने पर ये जो बंध प्रबल है ये घटता जाता है। ये जो बंधन जो है, ये स्ट्रॉन्ग जो है, ये बांधने का नाभिक से ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, कम होता जाता है। और हमें लास्ट 11th क्लास में हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि परमाणुओं के मध्य अंतर परमाणुवीय बल भी लगते हैं, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी लगते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं बीच में, और जिसके कारण बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधनशील हो जाता है, मतलब जो है ये वीक हो जाता है, मतलब ये कह रहा हूँ मैं यहाँ पर वीक, शील मतलब वीक, और बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो जाते हैं। मैं ज़रा इसको इधर समझाता हूँ थोड़ा सा और। कारण क्या है, इधर देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है और इधर मैंने एक और कक्षा में यहाँ मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है और वो प्रबल है, अच्छा है। और ये क्या करता है कि इसको यहाँ अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस यहाँ है, लेकिन ये दोनों के मध्य लगने वाला मेरे पास अंतर आणविक बल लगते हैं, जिसके कारण ये नाभिक से क्या होते रहते हैं, दूर होने वाले इलेक्ट्रॉन के जो बंधन है वो बंधन वीक हो जाता है। और वीक होने के कारण हम ये मानते हैं कि बाहरी इलेक्ट्रॉन लगभग मेरे पास क्या है, स्वतंत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, लगभग स्वतंत्र मेरे पास में होता है। इसके अंदर एक स्थिति है कि ये उस पदार्थ को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते जब तक उसको पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये उस पदार्थ में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। अब इसी में आते हैं साधारण स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन, मैंने जैसे अभी लास्ट लाइन बोली है कि साधारण स्थिति मतलब नॉर्मल एक फेज में स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते, और यही इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं हमारे पास में, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब एक डेफिनेशन दे रहा हूं यहां पर साथ के साथ, ये बड़ी ध्यान से सुनना। बाउंड चार्ज, इसका इस्तेमाल भी आ जाता है कि व्हाट इज डिफाइंड द बाउंड चार्ज। तो देखो बाउंड चार्ज क्या है, यानी बद आवेश कि एक धनायन अथवा परमाणु का अविष्ट नाभिक, यानी नॉन स्पेसिफाइड न्यूक्लियस की बात करूं, जिसको स्पेसिफाइड नहीं किया गया न्यूक्लियस को, जिसकी यानी एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन मुक्त हो। ऐसे नॉन स्पेसिफाइड, जिसको ये नहीं कह सकते, ये स्पेसिफाइड नहीं कर सकता मैं कि यही होगा, तो कहता है उसके अगर बाहरी इलेक्ट्रॉन मेरे पास क्या हो, मुक्त हो, तो उसको हम बाउंड चार्ज कहते हैं, यानी बंद आवेश हम यहाँ पर कहकर चल सकते हैं। धनायन या परमाणु का अविष्ट, यानी धनायन हो या परमाणुओं के जिसके बाहरी इलेक्ट्रॉन मुक्त हो, तो उसको हम यहाँ कहते हैं। अब इसी के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। दो भाग है, एक मेरे पास क्या है, चालक, और दूसरा मेरे पास क्या है, विद्युत रोधी, मतलब इंसुलेटर, या फिर मैं उसको कह सकता हूँ कुचालक, कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर। अब यहाँ आते हैं कंडक्टर में, बड़ी पहले कंडक्टर को उठाए तो कहता है आवेश प्रवाह आसानी से हो सकता है, यानी आवेशों का प्रवाह उसके अंदर बड़े आराम से हम करवा सकते हैं। दूसरा क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास है, मुक्त आवेश, उनकी संख्या अधिक है इसमें, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर लार्जर। और कहता है इन्हीं को हम गतिशील आवेश कहा जा सकता है, और उन्हीं को क्या कहा सकता है, गतिशील आवेश भी कहा जा सकता है। और इसमें गतिशील आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन विद्युत अपघटाओं की बात कर रहा हूँ, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर मैं बात करता हूँ, यानी केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा हो तो गतिशील आवेश इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों होते हैं। आपने देखा हो इलेक्ट्रॉन लाइट में कि हम जैसे HCl की बात करते हैं कंपाउंड में, तो नेगेटिव चार्ज भी मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहे हैं, तो उसमें मेरे पास इलेक्ट्रॉन एंड जो मेरे पास आयन्स हैं वो दोनों के दोनों मेरे पास में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गतिशील होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों के दोनों हैं, लेकिन हम ये इलेक्ट्रोलाइट्स में, फिजिक्स में तो हम ये मान के चलते हैं, बेसिकली हम सारा का सारा यही मानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ गतिशील है। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर बात करें या कोई भी हमारे पास में, तो वहाँ पर हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन और आयंस दोनों के दोनों गतिशील है। एक अच्छी डेफिनेशन साथ में कि चालक को
आवेशित अगर किया जाए, मैंने कहा कि कोई भी, ये मान लेते हैं ये मेरे पास कोई चालक है और इसके ऊपर मैंने आवेश दे दिया, तो जो आवेश होगा वो सिर्फ आवेश इसकी बाहरी सतह के ऊपर ही क्या होगा, विद्यमान होगा, यानी आवेश चालक के पृष्ठ पर फैल जाता है, लेकिन चालक के भीतर प्रत्येक बिंदु पर आवेश शून्य है, यानी अंदर यहाँ पर आवेश नहीं होगा। अगर ये चालक है, इस चालक के अंदर आवेश नहीं है, बाहर ही सिर्फ उस पर क्या होगा, आवेश फैल जाएगा। यानी मेरी बॉडी है, उस बॉडी के करंट ऊपर से, ये तो नहीं है अंदर अंदर करंट भी फैल रहा है, मेरी बॉडी के अंदर नहीं है करंट, बॉडी के ऊपर से करंट क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, लेकिन बॉडी के अंदर अगर प्रत्येक बिंदु पे बात करूं तो वहां पर मेरे पास आवेश शून्य रहता है। अब आते हैं नेक्स्ट लास्ट, विद्युतरोधी इंसुलेटर। तो देखो इंसुलेटर क्या कहता है कि इसमें आवेश का प्रवाह नहीं होता। क्या नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कहता है इलेक्ट्रॉन परमाणु में बंध ही रहते हैं, यानी वो उसी में बंधे रहते हैं, यानी ये फ्री नहीं है। और कहता है आवेश अगर देने पर केवल उसी स्थान पर रहेगा। मतलब ये मेरे पास अगर कोई लकड़ी है, इस लकड़ी के ऊपर मैंने कोई भी अगर यहाँ पर आवेश दे दिया, तो अगर यहाँ पर कोई भी आवेश अगर दे दें तो वो आवेश सिर्फ वहीं रहेगा जहाँ मैंने दे दिया। मान लेते मैंने यहाँ दिया तो वो यहीं रहेगा, ये नहीं है कि यहाँ से चलकर वो और कहीं चले गया। यानी इसी स्थान पर आवेश दे दिया तो आवेश यहीं पे रह गया, मूव नहीं करता जहाँ आवेश दिया गया। यही कारण है कि प्लास्टिक की कंघी आवेशित हो जाती है। अगर आपके जो बालों में, सूखे बालों में अगर आप एक कंघी करते हो तो वो आवेशित हो जाती है और वो एक चढ़ किसी को अट्रैक्ट करने का काम करती है। लेकिन धात्विक स्केल क्या कह रहा है, धात्विक स्केल आवेशित नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण, क्योंकि धातु और शरीर दोनों विद्युत चालक हैं, आवेश प्रवाह हो सकता है। तो आवेश यानी स्केल से आवेश का क्षरण हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में हो जाता है और पृथ्वी के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसलिए देखा होगा कि अगर लोहे के स्केल को अगर मैं रगड़ता हूँ और उसको रगड़ने के बाद में अगर कोई कागज़ के टुकड़े को खींचने की कोशिश करता हूँ तो नहीं खींचते, लेकिन वहीं अगर एक प्लास्टिक की स्केल को अगर मैंने रगड़ा और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखे तो उनको वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देते। यही कारण है कि मेरे पास में आवेश विद्युत होती है, यही इंसुलेटर कहलाता है। और इसी के अंदर कई बार हम इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम भी कहकर चलते हैं। अब इसमें एक वर्ड आता है जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोल रहा हूँ और ज़रूरत भी है उसकी, जिसका काम बाद में हमारे पास में आएगा, भू संपर्कित, यानी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। एक तरीके से आपके घरों में भी ग्राउंड दिया गया, अर्थिंग बोलते हैं जिसको, बोल सकते हैं अर्थिंग, कोई भी नाम दे दो एक ही बात है। देखो हम कहते हैं जब भी कोई वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में अगर लाया जाता है, लाइन में बड़े ध्यान से सुनना, कि कोई भी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाया जाता है तो उसका अतिरिक्त आवेश हमारे शरीर में से होते हुए क्षणिक, मतलब एक छोटा सा क्विक विद्युत धारा उत्पन्न करके पृथ्वी में चला जाता है। किस में चला जाता है? पृथ्वी में। और इस प्रकार पृथ्वी के साथ आवेशों का साझाकरण होता है और इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? भू संपर्क में कहते हैं। मतलब मैंने जैसे ये मान लेते हैं कि मैंने इसको आवेश दे दिया और ये भू संपर्क में है, तो यहाँ पर अगर कोई अतिरिक्त कोई मेरे पास आवेश आ गया, ये आवेश जो भी है मेरे पास अतिरिक्त आवेश हो गए या आवेश हमारे शरीर से होते हुए, ये क्या हो जाएगा? ग्राउंड में चले जाएगा। यानी यहाँ पर मेरे पास उसका साझीकरण करते रहेंगे और इसी को बोल देते हैं हमारे पास ग्राउंड। अर्थिंग इसलिए की जाती है, यानी हाई वोल्टेज अगर करंट आ जाए तो कम से कम वो अतिरिक्त आवेश पृथ्वी के अंदर ग्राउंड से होकर चले जाए। तो ये साझाकरण करता है, कमी को या इनको सभी का साझाकरण ये साथ के साथ करके चलता है। तो ये था हमारे पास में कंडक्टर और इंसुलेटर। आज की वीडियो के टॉपिक हमारे कंप्लीट। और भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा और साथ के साथ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच सभी बच्चों का।